Hello and welcome everyone. So today we're going to start with our new chapter, that is federalism. Uh, okay, now first of all we need to understand what is the meaning of the word federalism. Federalism जो word है ये existence में मतलब main popularity में आता है after the 13 colonies of America decided to make it a country in 1787. Okay, so in 1787 America became the oldest federalism in the world. Now the word federalism is derived from a Latin word fidus, जिसका मतलब क्या होता है ट्रीटी और एग्रीमेंट, यानी कि जब आप संधि करते हैं किसी के साथ में। ओके, फॉर एग्जांपल आप पार्टनरशिप में हैं, पार्टनरशिप में दो से तीन लोग होते हैं, ठीक है। अब पार्टनर्स की क्या होती है, पावर्स होती है, कुछ कुछ पावर उसके पास में, कुछ पावर उसके पास में होगी। सेम केस किस में होता है आपका, फेडरलिज्म में भी होता है। फेडरलिज्म में एक से ज्यादा एंटिटीज के पास में या तो इक्वल पावर्स होती हैं या फिर थोड़ी बहुत उनके पास में पावर्स होती हैं। ये दो टीयर पे काम करता है। जैसे अमेरिका का एग्जांपल ले, तो अमेरिका में 13 स्टेट्स ने, 13 कॉलोनीज ने जब मिलकर के अमेरिका को जन्म दिया, तो वहां पर जो सेंटर था यानी फेडरल पूरा अमेरिका, और जो एक एक स्टेट था, फॉर एग्जांपल मिसौरी, मिसिसिपी, ओहायो, टेक्सास, ठीक है, इन सब की भी अपनी अपनी क्या थी, पावर्स थी। ठीक है, वहां पे गवर्नर की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट की पावर की बराबर ही होती है, यानी कि जैसा कि जैसे इंडिया में क्या है, गवर्नर एक सेंटर का एजेंट होता है, तो अपॉइंट कौन करेगा, आपका सेंटर करता है। लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है, वहां पे अपने गवर्नर की अपनी खुद की कुछ ऑटोनॉमस पावर्स होती है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। नाउ इसमें सबसे पहले आता है व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, अब हमने इसमें सबसे पहले बताया गया है अबाउट, लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। You would recall that one of the key changes that made by the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give this powers to regional government. ठीक है, बेल्जियम में क्या हुआ था कि बेल्जियम में जो मेजर मेजोरिटी थी वो किसकी, डच स्पीकिंग लोगों की थी, लेकिन फिर भी वहां पर सेंट्रल पावर जो मेन पावर थी किसकी थी, फ्रेंच के पास में थी, जिसकी वजह से वहां पर हर किसी को एडिक्वेट क्या नहीं मिलता था, रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा था, लोगों के पास में राइट्स नहीं थे। तो वहां पर लोगों ने अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए क्या किया कि वहां पर लोगों ने अपनी पावर्स को डिवाइड कर दिया। अकोमोडेशन ऑफ बेल्जियम में सेंट्रल लेवल पे पावर आई, स्टेट लेवल पे पावर आई, फिर उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनी, ये सब कुछ हुआ। वहीं पर श्रीलंका का केस देखो, श्रीलंका में क्या हुआ कि सारी सारी पावर सिन्हालास ने अपने पास में रख ली, वहां पर उन्होंने तमिलियंस को कुछ भी पावर नहीं दिया, जिसकी वजह से वहां पर सिविल वॉर छिड़ गया था। तो इन ऑर्डर टू लिव पीसफुली वी नीड फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या होता है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस व्हेन द पावर इज शेयर्ड। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे। Federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country। ठीक है, तो यहाँ से आप इजीली क्या कर सकते हो, फेडरलिज्म की डेफिनेशन को देख सकते हैं। फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between the central authority and various constituent units of the country। अब देखिए, usually a federation has two levels, one is government for the entire country, and that is usually responsible for the few subjects of common national interest. The other is government at the level of provinces or state that look after much of the day-to-day administering of their state। Now, यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। यहाँ पे पहली चीज क्या है कि एक जो सरकार होती है, दो सरकार, बेसिकली दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होता है। जो अपर टीयर होता है सेंट्रल लेवल का, वो बेसिकली पूरी कंट्री के ऊपर नजर रखता है, पूरी कंट्री के काम काज जो, जैसे कि आपका फॉरेन अफेयर्स होगा, आपका डिफेंस होगा, कम्युनिकेशन हुआ, बैंकिंग हुआ, करेंसी हुआ, इन सब पर ध्यान कौन रखता है, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी। और एक स्टेट के डे टू डे जो काम काज होते हैं, एक स्टेट में कैसे चलेगा, वो कौन देखता है, वो आपका स्टेट कहाँ पे बोलते हैं हम, यूएसए और इंडिया में। प्रोविंस कहाँ पे बोल लेंगे हम, कनाडा में। और रिपब्लिक कहाँ पे बोलते हैं हम, रशिया के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो सेकंड टियर ऑफ गवर्नमेंट है, आपकी स्टेट गवर्नमेंट है, वो इन सब चीजों पर नजर रखता है। इसके बाद में बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कि यहाँ पर जो होता है स्ट्रिक्ट सेपरेशन होता है पावर का। जैसे कि इंडिया में भी 1948 में जब कश्मीरी अकॉर्ड हुआ था या फिर इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन पे साइन किया था महाराजा हरि सिंह ने, तब उन्होंने भी यही शर्त रखी थी कि भाई उनके स्टेट को कुछ ना कुछ क्या मिलनी चाहिए, स्पेशल ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। और जो स्टेट की पूरी पूरी गतिविधि है वो कौन संभालेगी, स्टेट गवर्नमेंट संभालेगी। और जो बॉर्डर्स वगैरह है वहां पे डिफेंस का है, कम्युनिकेशन का है, ये सब कौन देखेगा, ये सब देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और इस पे साइन हुआ था। हालांकि इस जो प्रणाली को बंद कर दिया गया था
on 5th August 2019 with the scrapping of Article 370. ठीक है, यहाँ पे देखिए, दो ओनली 25 ऑफ वर्ल्ड्स 193 कंट्रीज हैव फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम, द सिटीजन मेक अ 40% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो जहां जहां पे आपको रेड दिख रहा है, ये सारी की सारी क्या है, फेडरल कंट्रीज है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, इंडिया। इंडिया का थोड़ा फेडरलिज्म थोड़ा अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि इंडिया का फेडरलिज्म ना तो पूरी तरीके से फेडरल है, ना पूरी तरीके से क्या है, वो यूनिटरी है। हमारा कुछ क्वाजी फेडरल है, और उसके पीछे रीजन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। नाउ इन दिस सेंस फेडरेशन कॉन्ट्रास्ट विद द यूनिटरी गवर्नमेंट्स अंडर ए यूनिटरी गवर्नमेंट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे हमने फेडरल पढ़ा कि सेपरेशन ऑफ पावर होता है। अब यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और द सब यूनिट्स और सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम का आप एग्जाम्पल क्या ले सकते हो, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे कौन है, उसका सबऑर्डिनेट हाई कोर्ट है, और उसके नीचे कौन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तीनों अपने अपने तरीके से काम करते हैं। अब आपका केस कहाँ चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, तो अब वो अपने तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर आप उस फैसले से नाखुश हैं तो आप कहाँ अपील कर सकते हो, हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट वाले से नाखुश है तो आप कहाँ अपील कर सकते हो, द टॉप मोस्ट एपेक्स कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में। यानी कि इनकी पावर्स इक्वल नहीं होती हैं, ये एक दूसरे के सबऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है। यानी टॉप पे कौन आएगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, या तो पावर सारी सारी एक पर्सन के पास में हो, या फिर इस एक ने क्या कर रखा अपनी पावर्स को डिवाइड कर रखा हो, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है। और इसका डिसीजन ये दोनों चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इनका डिसीजन ये चेंज कर सकता है, इसी को इसलिए क्या बोला जाएगा, सबऑर्डिनेट बोला जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर्स टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट, बट इन ए फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। देखिए यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट डिवीजन होता है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बिल्कुल भी नहीं बोल सकती कि आप ये काम कीजिए। नाउ लेट अस लुक एट सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब की फीचर्स क्या क्या है, तो सबसे पहला, देयर आर टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे अगर हमें ट्रीटी या एग्रीमेंट करना है तो हमें एक से ज्यादा क्या चाहिए, लेवल ऑफ गवर्नमेंट चाहिए। दूसरा, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन ए स्पेसिफिक मैटर और लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब फॉर एग्जांपल एक सर्किल है, इस सर्किल का एक देश है, और इस देश के अंदर अलग अलग क्या बने हुए हैं, स्टेट्स बने हुए हैं। अब ये सारे इन स्टेट्स में जो लोग रह रहे हैं वो सब किसके लोग हैं, इस देश के लोग हैं। बिल्कुल एक वेन डायग्राम जैसा, ठीक है, कि ये ऑल दीज आर दैट एंड दैट, वो आप देख लीजिएगा, मेरी रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे इनके अंदर सिटीजन रह रहे हैं, सपोज कि पर्सन ए, पर्सन बी, पर्सन सी, ये तीनों पर्सन किसके सिटीजन है, इस कंट्री के। लेकिन पर्सन ए के ए स्टेट से बिलोंग करता है, पर्सन बी बी स्टेट से बिलोंग करता है, पर्सन सी सी स्टेट से बिलोंग करता है। यानी स्टेट वाइज ये अलग है बट कंट्री वाइज ये सभी एक है। तो यहाँ पे दो सरकार है, एक तो कंट्री की हो गई, एक स्टेट की हो गई। तो स्टेट वाली जो गवर्नमेंट है वो अपने अकॉर्डिंग इनके लिए काम करेगी, और जो अपनी कंट्री की गवर्नमेंट वो इनके लिए अपने अकॉर्डिंग काम करेगी। जो स्टेट वाले हैं उनका जुरिस्डिक्शन सिर्फ इतना है, जैसे सपोज कीजिए राजस्थान सरकार है, उसने कोई स्कीम लेके आए अपने लोगों के लिए, तो उसकी स्कीम कहाँ पे काम नहीं करेगी, हरियाणा में काम नहीं करेगी। हरियाणा वालों की कहाँ पे काम नहीं करेगी, राजस्थान में नहीं करेगी। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट कोई स्कीम लेके आ रही है तो वो दोनों लोगों के लिए काम करती है। डिफरेंट टियर ऑफ गवर्नमेंट ये हो गया। द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are so specified in the constitution, so the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed। और इनकी जो पावर्स हैं वो इस तरीके से काम करती हैं कि ये ओवरलैप ना करें, और कभी अगर ओवरलैप करती है कोई सरकार, ठीक है, तो आप सीधा कहाँ पे जा सकते हैं, आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा आपको प्रावधान बनाया है कि आप अपनी कोई पावर को ओवरलैप नहीं कर सकता। नाउ the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both levels of the government। यहाँ पे बात की जा रही है आपकी इमरजेंसी प्रोविजन की, नॉट इमरजेंसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजंस की, सीएए की, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अगर कुछ भी लेके आना, कोई भी चीज अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी है तो हमें सिर्फ सेंटर की वो नहीं लेनी है परमिशन, सेंटर भी 2/3 मेजोरिटी, 2/3 वो भी स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास करेगा, और ये बिल पास होने के बाद किसके पास जाएगा, स्टेट्स के पास में जाएगा। और जब तक स्टेट इसको क्या ना कर दे, रेटिफाई ना कर दे, ये एक्ट माना नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई लॉ है वो बदलना है, ठीक है, तो सबसे पहले मुझे उसको पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से, ठीक है, जो कि इजी नहीं होता है, ठीक है।
और पार्लियामेंट जब वो पास हो जाएगा तो मैं कहाँ पे जाऊंगा, मैं जाऊंगा स्टेट्स के पास में। और लगभग 50% स्टेट जब तक उसके लिए क्या नहीं करते, रेटिफाई ना करें, ठीक है, कि हाँ नहीं करते हैं, तब तक ये एक्ट माना नहीं जाएगा। ठीक है। और ये हमें प्रावधान किसमें दिया गया है, तो ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का जो प्रावधान है, ये आर्टिकल 368 में गिवन है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कोई भी चीज जोड़नी है, कोई भी चीज घटानी है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, आर्टिकल 368 के थ्रू। नेक्स्ट, courts have the power to interpret the constitution and the power of different levels of government. The highest court act as an umpire if dispute arise between different levels of गवर्नमेंट इन देयर एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चलता है अगेंस्ट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, कि जो दिल्ली सरकार है वो बहुत बार कंप्लेन करती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो दिल्ली सरकार को ठीक से काम करने नहीं दे रहे हैं ना। गवर्नर बीइंग ए सेंट्रल एजेंट, तो यहाँ पे डिस्प्यूट किस किस के बीच में राइज हुआ, डिस्प्यूट राइज हुआ बिटवीन दिल्ली गवर्नमेंट, जो कि स्टेट मतलब कि यूटी गवर्नमेंट है, ठीक है, एक ऐसी यूटी जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, और एक अब किसके बीच में, सेंटर के बीच में हुआ। तो दो टीयर ऑफ गवर्नमेंट बीच में क्या हुआ, डिस्प्यूट हुआ, और इन दोनों डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट सॉल्व करेगा। तो जो आपकी जुडिशरी वो एक इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है, बायस नहीं होती है, इसी वजह से हमारा देश आज इतने सही तरीके से चल रहा है। नेक्स्ट, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस में एक स्टेट को कितना फाइनेंस मिलना चाहिए वो उसकी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में गिवन है। ठीक है, तो वहां पे भी उनका ऑलरेडी स्पेसिफाइड है कि कैसे उनको मिलना है, क्या कितना मिलना है, ये सब एक स्टेट को क्या होता है, नोटेड होता है, उनका एक फिक्स्ड कोटा होता है, और जिसके अकॉर्डिंग ये सारे काम वो करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, सेवेंथ, द फेडरल सिस्टम thus has dual objective to safeguard, promote unity of country while at the same time accommodate regional diversity। ठीक है, यानी कि पहला काम क्या किया इसने, एक काम तो इसने क्या किया कि भाई यूनिटी को बरकरार रखना, यूनिटी को बरकरार रखना, यानी कि जैसे हमने श्रीलंका केस में देखा था कि वहां पे अलग अलग कमिटीज थी, लेकिन एक कमिटी दूसरी क्या डोमिनेट कर रही थी। जब जहां पर एक कमिटी दूसरी डोमिनेट करती है, तो ऐसे देश में स्वाभाविक है कि कभी भी शांति नहीं आ सकती है। लेकिन जहां पर अगर थोड़ी थोड़ी पावर सबको दे दी जाए, ठीक है, सपोज कीजिए एक चॉकलेट, घर में कोई चॉकलेट आई है और सारी सारी चॉकलेट, और दो बच्चे हैं, और सारी चॉकलेट क्या कर दें, एक बच्चा खा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा बच्चा नाराज होगा। लेकिन वहीं पे अगर दूसरे को भी थोड़ी बहुत उसकी एज के अकॉर्डिंग, छोटे बच्चे को थोड़ा टुकड़ा दे दिया, थोड़ा बड़ा तो थोड़ा बड़ा टुकड़ा दे दिया, उसके हिसाब से अगर उसको टुकड़ा दे दिया जाए तो वो भी खुश हो जाएगा और कोई डिस्प्यूट भी नहीं होगा। ठीक है, तो सेम काम कौन करता है, हमारा फेडरल सिस्टम करता है। ठीक है, उसकी चॉकलेट वो खाएगा, इसकी चॉकलेट ये खाएगा, यानी कि यहाँ पे पावर क्या, चॉकलेट क्या कर दी, डिवाइड कर दी, पावर क्या कर दी, डिवाइड कर दी गई है। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government in different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each would abide by its part of agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से अपनी चॉकलेट खाकर बाद में दूसरे की छीन लो, नहीं, आपको जितना मिला है उतने में आपको क्या करना होगा, संतोष करना होगा। अगर आप उससे बाहर जाकर कुछ काम करते हैं, देन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, अब एग्जैक्ट बैलेंस कैसे लाया जाता है, तो बैलेंस लाने के लिए यहाँ पे दो प्रकार के क्या होते हैं, आपके फेडरेशन होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म्ड। फेडरेशन कैसे बनता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यूज में इसको बहुत बार पूछा भी गया। अभी उससे पहले ना एक क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ फेडरलिज्म वर्क ओनली इन बिग कंट्रीज, व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्ट इट। नाउ सी, बेल्जियम ने क्यों अडॉप्ट किया था, बिकॉज बेल्जियम में एथनिक जो डिवीजन था वो बहुत ही ज्यादा था, और हर किसी को वहां पे प्लीज करना था ताकि एक पीसफुल कम्युनिटी बनाई जा सके, इसीलिए वहां पे पावर को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। ओके, नाउ दो तरीकों से आपका फेडरलिज्म काम करता है। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federation includes the USA, Switzerland and Australia. आप सभी ने बचपन में कहानी सुनी होगी कि अनेकता में एकता होती है। ठीक है, जब बहुत सारे अलग अलग चीजें, जैसे वो कहानी क्या थी कि एक पिता होते हैं जिनके चार पुत्र होते हैं, चारों पुत्र आपस में लड़ाई करते हैं, तो पिता उनकी लड़ाई को रोकने के लिए क्या करता है, बेसिकली उनके पिता जो होंगे वो उन्हें
4 से 5 क्या देंगे, लकड़ियां देते हैं। पहले सिंगल सिंगल लकड़ी देंगे, उसके बाद में उनको ज्यादा दे दी जाती है। ठीक है, अब होगा क्या, अब होता ये है कि उनको जब सिंगल सिंगल लकड़ी दी जाती है तो सिंगल सिंगल को तो इजीली तोड़ दी जाती है, लेकिन जब वो लकड़ियां सारी आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक है, तो उनको तोड़ना बहुत ज्यादा क्या होता है, मुश्किल होता है। यहाँ पर किसी एक लकड़ी ने दूसरी लकड़ी की पावर्स नहीं छीनी, बस यहाँ पे क्या हुआ है कि सारी लकड़ियां एक साथ आ गई, उन्होंने गट्ठा बना लिया। तो सेम इज विद कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कि यहाँ पे सारे के सारे जो स्टेट्स हैं, जैसे यूएसए का एग्जांपल है, तो यहाँ पे सारे स्टेट्स एक साथ आए, उनकी खुद की एक पहचान थी, उनकी खुद की सॉवरेनिटी थी, आइडेंटिटी थी, ठीक है, और लेकिन उन्होंने अपने आप को एक बनाए रखा ताकि उनको सिक्योरिटी मिल सके, ठीक है, वो बाहरी चीजों से सिक्योर रह सके। इसी को हम क्या बोलते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब कमिंग टुगेदर फेडरेशन की एक खास बात क्या होती है, इन द फर्स्ट कैटेगरी फेडरलिज्म all the constituent states usually have equal power and a strong vis-a-vis the federal government। यहाँ पर हर एक स्टेट की जो पावर है वो सेंट्रल के बराबर होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है आपका, नेक्स्ट इज योर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है, जहां पर एक ऐसा फेडरेशन जहां पे लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स एंड द नेशनल गवर्नमेंट। आप लोगों ने मोहम्मद बिन तुगलक का नाम सुना होगा। सो मोहम्मद बिन तुगलक वाज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट रूलर, बट उनको मूर्खों का राजा बोला जाता है। व्हाई? बिकॉज उसके डिसीजन तो उसने लिए वो सही थे, बट उनको इंप्लीमेंट उसको करना ठीक से नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ हिज डिसीजन वॉज टू शिफ्ट इज कैपिटल, ताकि वो डेक्कन को अच्छे तरीके से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके। बट जैसे वो कैपिटल को शिफ्ट करता है, वहां पे नॉर्थ से क्या होना शुरू हो जाता है, अटैक होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे में ये क्यों हो रहा था, बिकॉज इसका जो एम्पायर था वो बहुत ही क्या था, बड़ा था, ठीक है, और उसको एक जगह से कंट्रोल करना, इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि हम क्या कर दें, इन एरियाज को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दें। जब इन छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर जाएगा और इनको कुछ कुछ पावर दे दी जाएंगी, ठीक है, हम एक सेंट्रल पावर रखें, ठीक है, हम एक सेंट्रल पावर रखें, और लेकिन हम कुछ कुछ पावर किनको दे दें, इनको भी दे दें। इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। यहाँ पर एक सेंटर ने क्या कर रखा है, सारी की सारी पावर को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, इन सभी स्टेट्स को वहां होल्ड किया हुआ है। नाउ इंडिया, स्पेन, बेल्जियम एंड आर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब यहाँ पे देखिए, ऊपर वाले में हमने क्या देखा था कि स्टेट की पावर और आपके सेंट्रल पावर, दोनों पावर क्या होती है, इक्वल होती है, लेकिन यहाँ पे द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल देन द स्टेट। यहाँ पे सेंट्रल स्टेट कितना पावरफुल क्यों बताया गया, फॉर एग्जाम्पल एक चौक है, ठीक है, इन दोनों को मैंने होल्ड किया तो ये क्या हो गया आपका, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अगर मैंने अगर मेरा ये देखिए, ये हाथ के, इसको सेंट्रल पावर मानते हैं, अगर इनमें से मेरे हाथ की ग्रिप थोड़ी सी भी अगर लूज हुई या मेरी पावर सेंटर की कम हुई, तो ये चौक क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। सेम केस इंडिया में आपने बहुत बार देखे होंगे कि बहुत बार अलग अलग स्टेट से सेपरेशन की डिमांड्स होती है, ठीक है, जैसे खालिस्तान है, उसके बाद में नागालैंड है, लेकिन इनको क्यों रखा, सिर्फ ये आज भी हमसे क्यों जुड़े हुए हैं, आज भी हमने क्यों 1984 में खालिस्तान मूवमेंट को खत्म कर दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार से, बिकॉज क्योंकि हमारा सेंटर क्या था, पावरफुल था, और उसने इनको होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है ना। इसी वजह से इंडिया में जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, वहां पे आर्टिकल जो है उसमें ये मेंशन है, आर्टिकल 3 में, आई गेस आई एम करेक्ट, आर्टिकल 3 में ये मेंशन है कि अगर किसी भी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, उसमें कुछ ऐड करना है, सेपरेट करना है, तो वो सेंटर कर सकता है, बट कोई स्टेट अपनी मर्जी से देश से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब इंडिया को फेडरल कंट्री क्या बनाता है, ठीक है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये वर्ड याद रखना, ये जो वर्ड है यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमने कहां से लिया है, सो बेसिकली यहाँ पे यूनियन वर्ड जो है ये हमने कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, बिकॉज अगर हम फेडरल यूज करते हैं तो फेडरलिज्म में स्टेट्स ने जन्म दिया होता है देश को, ठीक है, बट यहाँ पर एक इंडिया ने तो क्या किया, इंडिया ने तो खुद के ही टुकड़ों को खुद से के क्या किया, खुद से थोड़े बहुत टुकड़े किए। जैसे लेटेस्ट टुकड़ा कौन सा था, 2014 में द क्रिएशन ऑफ तेलंगाना। तो यहाँ पे एक नेशन ही जन्म दे रहा है स्टेट्स को, इसलिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, यूनियन वर्ड यूज किया है। सेकंड रीजन व्हाई वी हैव चोजन द वर्ड यूनियन, टू मेक अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, ताकि सेंटर को ज्यादा क्या किया जा सके, पावरफुल बनाया जा सके, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म को देखा जाता है।
तो सबसे पहले द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिन प्रोवाइडेड फॉर अ टू टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, द यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग एट द representing the Union of India and the state government. Later, a third tier of federalism was added. So 1992 में by the 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts दो शेड्यूल नए जोड़े गए थे. इनिशियली हमारे पास में 8 शेड्यूल थे, दो बाद में जोड़े और उसके बाद दो 11-12 जो थे वो 92 में जोड़े गए थे 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन से. 73rd में आपको पंचायत मिलती है, 74 में आपको म्यूनिसिपैलिटीज मिलती हैं और इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं, थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, और इसमें क्या मिलेंगे आपको, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बनेंगी. एज इन एनी फेडरेशन देयर these different tiers enjoy separate jurisdiction. The constitution clearly provided a 3-4 distribution of legislative powers between the union government and the state government. Thus it contains 3 lists. अब यहाँ पे ना हमारे पास में एक शेड्यूल है, शेड्यूल 7. तो हमारा जो शेड्यूल 7 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है 3 लिस्टों की, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट में हमारे पास में 97 टॉपिक्स है. ठीक है, इन 97 टॉपिक्स, ये 97 टॉपिक्स जो है ये किसके हैं, ये हैं आपके नेशनल इंपॉर्टेंस के. ठीक है, यूनिफॉर्म पॉलिसी थ्रू आउट द नेशन, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल के लिए इंपॉर्टेंट, देश के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, नेशनल इंपॉर्टेंस के जो टॉपिक्स हैं वो किस में आते हैं, आपके यूनियन लिस्ट में आते हैं. ठीक है, 97 टॉपिक्स है. शेड्यूल 7 के अंदर टॉपिक्स गिवन है. कौन कौन से टॉपिक्स है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज रिसेंटली 2024 में जो एग्जाम्स हुए क्लास 10th के, उसके अंदर एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछा गया था फॉरेन अफेयर्स का, बैंकिंग का, कम्युनिकेशन का एंड करेंसी का. ठीक है, तो यहाँ पे शफल कर दिया गया था कि टॉपिक्स को, और फिर आपको सही टॉपिक क्या करना, गैस करना था. तो इसमें 97 टॉपिक्स आते हैं जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं. दूसरे आपके आते हैं स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में वो टॉपिक्स आते हैं जो स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस के होते हैं, जैसे कि पुलिस हुआ, ट्रेड हुआ, कॉमर्स हुआ, एग्रीकल्चर हुआ और इरिगेशन हुआ. ठीक है, और इनके इसमें फिलहाल के लिए कितने टॉपिक्स हैं, 61 टॉपिक्स हैं जो स्टेट लिस्ट में आते हैं. इन पे कानून कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी. ठीक है, उसके बाद में आती है कॉन्करेंट लिस्ट. अब कॉन्करेंट लिस्ट कौन सी लिस्ट है, तो कॉन्करेंट लिस्ट वो लिस्ट है जिसके अंदर सेंटर और स्टेट, बोथ यूनियन गवर्नमेंट एज वेल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये दोनों ही क्या बना सकती है, कानून बना सकती हैं. कैसे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज एंड अडॉप्शन एंड सक्सेशन. इन टॉपिक्स, ये कुछ एक टॉपिक्स है जिन पे ये दोनों क्या कर सकते हैं, एंड हेल्थ भी इसमें इंक्लूड कर दीजिए, जिन पे दोनों कानून बना सकते हैं. बट अगर सपोज कीजिए एक टॉपिक ले लिया हमने एजुकेशन का, एजुकेशन पे सेंटर ने भी कानून बनाया और एजुकेशन पे स्टेट ने भी कानून बनाया, तो यहाँ पर सेंटर वाला लॉ माना जाएगा. सेंटर का लॉ जो होगा पावरफुल होगा, स्टेट वाले लॉ को नहीं माना जाएगा. अगर हम सेम टॉपिक पे कानून बना सकते हैं, सेपरेट जितने चाहते हैं बना सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल सेंटर उस पर कोई एक्शन या कानून ना बनाए. ठीक है ना. अब बात आ गई उन टॉपिक्स की क्या जो इन तीनों लिस्टों में नहीं गिवन है. जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में आज के टाइम पे 52 टॉपिक्स है, लेकिन ये कब बना था शेड्यूल 7, ये बना था जब हमारा संविधान बना था, उसको बने हुए 70 से ऊपर साल हो गए. तो क्या उसके बाद कोई भी चेंज नहीं आया, बहुत सारे चेंजेस आए. जैसे कि आपका स्पेस आ गया, उसके बाद में न्यूक्लियर एनर्जी आ गई, उसके बाद में आपका एआई आ गया, कंप्यूटर्स आ गए. अब ऐसे टॉपिक्स जो हैं जो बाद में इंक्लूड किए जा रहे हैं या जिन पे बाद में लॉ बन रहा है, उन सबको किस में डाला जाता है, उन सबको डाला जाता है रेसिड्यूरी लिस्ट में. और रेसिड्यूरी लिस्ट पे कानून कौन बनता है, तो ये सोल राइट है किसका, यूनियन का, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. ठीक है, उसके बाद में कुछ स्टेट्स को, जैसे कि आर्टिकल 371 है, आर्टिकल 370 में किसको था, जम्मू कश्मीर को था, जो कि स्क्रैप कर दिया गया था 2019 में. आर्टिकल 371 में बहुत सारे जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न सिस्टर्स है उनको कुछ राइट्स गिवन है, फिर आंध्र प्रदेश को कुछ राइट्स गिवन है. ठीक है, ऐसे स्टेट्स को राइट्स गिवन है. क्यों, ड्यू टू देयर पेक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस. या तो ये वो एरिया जो ट्राइबल एरियाज है, तो ट्राइबल एरियाज को ज्यादा महत्व देना पड़ता है. ठीक है, ताकि वो अपने कल्चर को क्या कर सके, सेव कर सके. या फिर कोई हिस्टोरिकली बहुत ही क्या हो, अच्छा स्टेट हो, या फिर उसने ऐसे कोई काम किया, इसकी वजह से उनको स्पेशल प्रिविलेज देना पड़ता है. ठीक है, अभी स्पेशल प्रिविलेज देना भी एक प्रकार से पावर को क्या करना है, डिवाइड करना होता है. ठीक है, नेक्स्ट, देयर आर सम यूनिट्स of the Indian Union which enjoy very little power. These are areas which are too small to be an independent state, but which could not be merged with any of the existing states like
Chandigarh, Lakshadweep, or the capital Delhi are called UTs. These territories do not have power of state. The central government has special power in running these areas. कभी आपने सोचा है कि जो आपकी यूटीज होती है वहां पे कौन होता है? लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और जो आपका स्टेट होता है वहां पे कौन होता है? गवर्नर होता है। तो बेसिकली जो यूटीज होती हैं इनको डायरेक्टली कौन गवर्न कर रहा है? यूनियन गवर्नमेंट गवर्न कर रही है। लेकिन एक स्टेट को का हेड कौन होता है? आपका गवर्नर होता है। ठीक है। नाउ द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It is not easy to make changes to this power sharing arrangement. The parliament on its own on change this agreement cannot change this agreement. Any change has to be first passed by both the house with at least two-third majority. Then it has to be ratified by the legislature of at least half of the total states. यानी उसी की बात है, कोई भी अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है तो आपको स्टेट्स की मंजूरी लेनी पड़ेगी। और अगर स्टेट्स मंजूरी नहीं लेते हो और वो नहीं देते हैं तो आपकी ये टू थर्ड मेजोरिटी किसी काम की नहीं है। इसके अलावा हमारे पास में क्या है? एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी का फायदा क्या होता है? सपोज कीजिए यूनियन और स्टेट में क्या हुआ? डिस्प्यूट हुआ, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे हमारी जुडिशरी बायस्ड है तो ऑब्वियसली बायस कहाँ पे होगी? यूनियन तरफ होगी। तो स्टेट को कभी भी क्या नहीं मिलेगा? जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन में तो पावर डिवाइड है, लेकिन यहाँ पे सारी पावर किसके पास में आ गई? यूनियन के पास में आ गई, बिकॉज हमारी जुडिशरी बायस्ड हो गई है, ठीक है। तो इसका हमने सीधा सीधा किसका उल्लंघन किया? कॉन्स्टिट्यूशन को उल्लंघन किया। ऐसा हमारा जुडिशरी कभी कर नहीं सकता, इसीलिए हमें एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए। तो इसीलिए अगर कभी भी कोई डिवीजन ऑफ पावर को लेकर कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है इन दोनों के बीच में, ठीक है, तो उसका फैसला फाइनल कौन करेगा? हमारी जुडिशरी करती है। आफ्टर दिस फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया गया है इंडिया में? तो हम सीधा पहुंचते हैं सबसे पहले लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जिनको हमने भाषा के आधार पे बनाया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भाषा के आधार पे बनने वाला सबसे पहला जो राज्य था वो उड़ीसा था, लेकिन उड़ीसा इंडिपेंडेंस से पहले बना था 1936 के अंदर। और जो इंडिपेंडेंस के बाद में कोई स्टेट बना है भाषा के आधार पे, देन इट विल बी आंध्र प्रदेश, ठीक है, 1953 के अंदर। नाउ अब सबसे पहला जो टेस्ट हुआ था लिंग्विस्टिक के आधार पे, तो 1947 के बाद में इंडिया में बहुत से स्टेट्स को बनाया गया था, ठीक है। और ये स्टेट किस बेसिस पे बने थे? ये स्टेट बने थे आपके कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के आधार पे। कौन कौन से स्टेट्स थे? तो ये स्टेट्स इंक्लूड नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड, ठीक है। तो आजादी के बाद में बहुत सारे स्टेट्स को बनाया गया था, ठीक है। अब ये स्टेट्स अलग क्यों किए गए या फिर इनको उनके भाषा के आधार पर या उनके कल्चर के आधार पर अलग क्यों बनाया गया? बिकॉज ये जो लोग हैं ये अपनी लैंग्वेज में ज्यादा अच्छी तरीके से क्या कर पाते हैं? डेवलप कर पाते हैं। और जब कोई इंसान को हम बोलते हैं हाँ भाई ठीक है तुम अपनी भाषा में डेवलप कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है ये हमारी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करेगा और इससे देश में क्या बनी रहेगी? एक यूनिटी बनी रहेगी, ठीक है। नाउ व्हेन द डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ language was raised, some national leaders feared it would lead to disintegration of the country. The central government resisted the linguistic states for some time. See, बहुत सारे कमीशन बनाए जैसे जेवीपी कमीशन बना, धर कमीशन बना, एस के धर कमीशन बना, फजल अली कमीशन बना। ये सब किसके लिए था? लिंग्विस्टिक स्टेट्स को देखने के लिए, भाई सही है कि नहीं है। लेकिन 1953 के अंदर साउथ इंडियन स्टेट्स में कुछ ट्रबल आती है। उस ट्रबल के बाद में एक बहुत बड़े लीडर की आई एम नॉट पोती सीतारामू कुछ ऐसे नाम था उनका, सीताराजू या राजू कुछ ऐसा नाम था उनका, आई एम नॉट गेटिंग द नेम राइट। बट उनका क्या हो जाता है? डेथ हो जाती है बिकॉज वो प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट में वो अनशन पे चले जाते हैं। उनकी डेथ के बाद में एक बहुत बड़ा मास मूवमेंट लीड होता है जिसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट किसको करेगी? फॉर्म करेगी, आंध्र प्रदेश को फॉर्म करती है। बट लेटर ऑन इट वाज एक्सपीरियंस दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनिफाइड। इट हैज आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन इजियर। अब उसके बाद में आती है लैंग्वेज पॉलिसी। अब यहाँ पे देखो एक कार्टून गिवन है, यूज हिंदी, वाई नॉट बांग्ला और तेलुगु। तो बेसिकली यहाँ पे किसकी बात की गई है? तो यहाँ पे बात की गई है कि हमने हिंदी ही क्यों चुनी? वाई हिंदी वाज चोजन एज द ऑफिशियल लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया वाज टू बी चोजन बिकॉज हिंदी जो है वो 40% लोगों द्वारा बोली जाती है। सबसे ज्यादा परसेंट किसके द्वारा बोली जाती है? हिंदी के द्वारा। हिंदी बोलते सबसे ज्यादा लोग, इसलिए बांग्ला या तेलुगु को चूज नहीं किया गया था
एज नेशनल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है ना। आजादी के बाद में एक बात रखी गई थी कि हिंदी को हम क्या बनाएंगे, हमारी राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा बनाएंगे। ठीक है। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि जो हिंदी थी वो सिर्फ कितने लोगों द्वारा बोली जाती थी, 40% ऑफ इंडियंस से। ठीक है। तो इसीलिए बाकी लैंग्वेजेस को बचाने के लिए अगेन देयर केम अ शेड्यूल, शेड्यूल 8। शेड्यूल 8 में आज के टाइम पे 22 लैंग्वेजेस हैं इंक्लूडिंग हिंदी। अब याद रखिएगा शेड्यूल 8 में इन 22 लैंग्वेजेस में ना तो राजस्थानी है और ना ही इंग्लिश है। ये दोनों की लैंग्वेजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है। नाउ देयर आर 21 अदर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो 22 लैंग्वेजेस में एक हिंदी हो जाती है और उसके अलावा 21 और भाषाओं को क्या माना गया था, शेड्यूल्ड लैंग्वेज माना गया था। A candidate in an examination conducted by the central government position may opt to take the examination in any of these languages। और कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम तो उनकी भाषा में होगा, लेकिन सेंट्रल का कोई भी अगर एग्जाम होता है तो इन लोगों के पास में चॉइस होती है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, इन भाषाओं में से किसी भी एक के ऊपर एग्जाम दे सकते हैं। जस्ट अ सेकंड। ओके। तो इसके बाद जैसे कि अब हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने ऐसा काम क्यों किया कि हमने 21 भाषाओं को भी मान्यता दे दी, शेड्यूल 8 में इंक्लूड किया, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि हमारे साथ भी श्रीलंका जैसा कुछ हो जहाँ पे सिन्हाला लैंग्वेज को ही क्या दिया गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी। ठीक है। इसके बाद और एक और इश्यू था कि एक बार ट्राई किया गया था कि हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे और साउथ इंडियन स्टेट, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स को टाइम पीरियड दिया गया था कि इंग्लिश का जो है, इंग्लिश का यूज सिर्फ 1965 तक होगा ऑफिशियल पर्पज के लिए। ठीक है। लेकिन जो नॉन हिंदी स्टेट्स हैं उन्होंने डिमांड की कि भाई इंग्लिश को आप कंटिन्यू रखो। वाई? बिकॉज उन स्टेट्स में हिंदी बोली नहीं जाती एंड वो स्टेट्स जैसे मद्रास का एरिया था वो ब्रिटिशर्स के अंडर में था ना। ब्रिटिशर्स की लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है। बंगाल की लैंग्वेज क्या है, बंगाल के ऊपर भी उन्होंने क्या किया था, बंगाल पे भी कब्जा किया था ब्रिटिशर्स ने। 3 प्रेसिडेंसीज बनाई थी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बंगाल प्रेसिडेंसी। अब इन तीनों प्रेसिडेंसीज में इंग्लिश ज्यादा बोली जाती है। ठीक है। तो इन स्टेट्स में जब बोला गया कि भाई हिंदी हम सिर्फ इंग्लिश को कब तक कंटिन्यू करेंगे, 1965 तक, उसके बाद में हिंदी आ जाएगी, तो इन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या किया कि ठीक है भाई हम इंग्लिश को भी क्या करेंगे, ऑफिशियल लैंग्वेज मानेंगे अलोंग विद हिंदी। ठीक है। अब बहुत सारे क्रिटिक्स बोलते हैं कि ये तो इंग्लिश स्पीकिंग को मतलब आपने क्या इंग्लिश को क्या कर दिया, बढ़ावा दे दिया। बट इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमारे देश में एकता बनी रही। ठीक है। कि हमने नॉन हिंदी स्पीकिंग वालों को भी कुछ राइट्स दिए। सेंटर स्टेट रिलेशन, अगेन सेंटर स्टेट रिलेशन, इस पूरे पैराग्राफ में सिर्फ एक ही बात बोली गई है कि 1990 तक, 1980 1990 तक एक सिंगल पार्टी रूल किया करती थी, यानी कि सेंटर हो या स्टेट हो, यहाँ पर एक ही पार्टी आती थी। ठीक है। जिसकी वजह से वो एक पार्टी अपने आप को भगवान मानने लग गई। ठीक है। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो इस वजह से जो बाकी पार्टी रीजनल पार्टीज थी उनमें क्या था, उनके कोई इतना से नहीं होता था, उनको कोई इतना बढ़ावा नहीं देता था, जिसके चलते क्या किया गया था। लेकिन 1990 में क्या होता है, दौर आता है कोalition गवर्नमेंट का। अब कोalition गवर्नमेंट क्या होता है, तो हमें अगर सरकार बनानी है तो 272 सीटें चाहिए होती हैं, और अगर कोई एक पार्टी 272 सीटें नहीं ले पाती है, ठीक है, इफ एनी पार्टी फेल्स टू अटेन 272 सीट्स, तो वो क्या करती है, दूसरी जो पार्टीज होती है जिनके पास में कुछ सीट्स होती हैं उनके साथ मिलकर के क्या करता है, एक गवर्नमेंट बनाता है। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास में जो इंडिया अलायंस है या इंडिया अलायंस है, इसके अलावा जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी द्वारा लीड की जा रही एनडीए गवर्नमेंट है, तो ये एनडीए क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है। तो ये क्या है, बहुत सारी पार्टीज को मिला करके एक ग्रुप बनाया गया है। इनको हम क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। व्हेन मोर देन वन पार्टी फॉर्म्स गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। ठीक है। अब कोalition गवर्नमेंट जब बनी तो ऑब्वियस सी बात है, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास 3 पार्टी ए, बी एंड पार्टी सी। अब पार्टी ए के हमें चाहिए 272 सीटें। ठीक है। अब पार्टी ए के पास में है 250 सीट्स, बस एग्जांपल के लिए है। पार्टी बी के पास में है 260 सीट और पार्टी सी के पास में है 30 सीट। यानी कि
इन दोनों पार्टीज के पास 260 है, 200 और 250 है। इन दोनों से ज्यादा महत्वपूर्ण कितनी सीटें हैं? 30 सीटें। वाई? अब ये दोनों पार्टी हैं, ए और बी, ठीक है, इस पार्टी के पास में जाएंगे, भाई आप अपनी 30 सीटें हमारे साथ मिलाओ। तो अगर ये 260 के साथ मिलाता है तो इसकी सीटें कितनी हो जाएगी? 290। और ये अपनी क्या बना लेगा? गवर्नमेंट बनाएगा, ठीक है। अब मान लो ये 260 वाला इस 30 वाले का कोई काम नहीं करता है, तो 30 वाला सबसे पहले क्या बोलेगा कि मैं अपना जो क्या कहते हैं 30 सीटें हैं वो वापस ले रहा हूं। और जैसे ही 30 सीटें वापस लेगा, इसकी पार्टी 290 से गिरकर कितने पे आ जाएगी? अगेन 260 पे आ जाएगी। और ये जाकर किस साथ गवर्नमेंट बनाएगा? 250 वाले साथ बनाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर रीजनल पार्टीज को क्या मिला है? एक बढ़ावा मिला है। और रीजनल पार्टीज को जब बढ़ावा मिलता है तो ऑब्वियस बात है उस रीजन को भी थोड़ा बहुत क्या होगा? डेवलपमेंट या ऑटोनॉमी मिल जाती है। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स। दिस ट्रेंड वाज supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss state governments in any arbitrary manner. See, state governments को दो तरीकों से dismiss किया जा सकता है, अंडर आर्टिकल 356 एंड अंडर आर्टिकल 365। जब हम प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं 365 में, ठीक है। अब ये वाला ना एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा शेड कितनी हमारे पास शेड्यूल लिस्ट है। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाल, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करना, यहाँ पे आपको ना तो क्या देखने को मिलेगा? इंग्लिश देखने को मिलेगी, ना यहाँ पे राजस्थानी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दोनों लैंग्वेजेस क्या नहीं है, इस शेड्यूल 8 के अंदर नहीं है। शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। और 22 लैंग्वेजेस में 6 लैंग्वेजेस क्या है? आपकी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, ठीक है। नाउ अब बात आती है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जब पावर सेंटर से हट करके औरों को दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से गिवन है। When power is taken away from central and state governments and given to a local government, it is called decentralization. अब decentralization के पीछे बेसिक कारण क्या था? See, so decentralization is that there are large number of problems and issues which are best settled at the local level. People have better knowledge of problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. ठीक है ना, इसीलिए हमने क्या बनाया? नया लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाया था। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट टू डिसेंट्रलाइज, बट जब मेन स्टेप था डिसेंट्रलाइजेशन का वो कब लिया गया था? 1992 के अंदर। मैंने आपको जस्ट पहले भी बताया था 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ये जो स्पेशल पावर आई थी डिसेंट्रलाइजेशन की वो आई थी। और हमारे दो टीयर में यूनियन एंड स्टेट में एक नया टीयर जुड़ गया था, द थर्ड टीयर, द लोकल गवर्नमेंट। ओके, इसको जोड़ा गया था। अब लोकल गवर्नमेंट में क्या क्या चेंजेस आए थे या फिर क्या क्या इनको सुविधाएं मिली थी? नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। कि अब ये मैंडेटरी हो गया कि भाई आप जैसे यहाँ पे हर 5 साल में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, हर 6 साल में राज्यसभा, हर 2 साल में राज्यसभा के होते हैं, ठीक है, हर 5 साल में स्टेट असेंबलीज के होते हैं। तो ऐसे आपको हर 5 साल में किसके करवाने होंगे? पंचायत के एंड पंचायत समिति के या फिर आपके म्यूनिसिपैलिटीज के। उसके बाद सीट्स को क्या करना होगा? रिजर्व करना होगा। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के बारे में हमने क्लास 9 चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ा था, ठीक है। जैसे एसटी के लिए 84 सीट्स थी, एसटी के लिए 47 थी, ठीक है। ओबीसी के लिए कुछ स्टेट्स में है और 1/3 किसके लिए? वीमेन के लिए। तो ऐसे ही यहाँ पे भी होगा। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज टू बी क्रिएटेड इन स्टेट टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। और पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन कौन करवाएगा? स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाएगा। The state governments are required to share some power। और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने जो 61 टॉपिक्स है